हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम मैक्सिमा मिनिमा में शुरू के 3 लेक्चर्स में मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के नाम से भी जानते हैं, इनको चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं शुरू के 3 लेक्चर्स में। आज मैक्सिमा मिनिमा का जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसको हम अप्लाइड मैक्समिन प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं। मैक्समिन प्रॉब्लम मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की अप्लाइड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 और मिसलेनियस में इंक्लूडेड है। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, तीनों ही कैटेगरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से? क्योंकि स्कूल में क्वेश्चन आना ही आना है इसका। अच्छा, मेंस या एडवांस दोनों में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का ये होगा और इसका नेक्स्ट लेक्चर भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अच्छा, क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं। सब्जेक्टिव वर्किंग अगर हम बात करें तो टाइम लगेगा थोड़ा इसको कवर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको वर्किंग किस तरह से की जाती है। आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने की बात करता है, और वो इस बार अलजेब्रिक फंक्शन नहीं दिया। वो आपको ऐसे नहीं दिया कि 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 15 इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताओ। अभी आपको क्या बोलेगा, आपको कुछ पर्टिकुलरली किसी फिगर की बात करेगा, जैसे सिलेंडर दे दिया, कौन दे दिया, क्यूबॉइड दे दिया, और बोलेगा इसका सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, और साथ में कुछ प्रूविंग के लिए बोल देगा। ऐसे कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन में कि फिगर किसकी बात कर रहा है, कौन सी 3D या 2D फिगर की बात कर रहा है। आप पहले उसकी अगर पॉसिबल है तो फिगर बना लोगे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि सबसे पहले आप फिगर बना लो, फिर आप फोकस करो कि गिवन क्या है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है, आप पहले उसको हाईलाइट कर लो। और गिवन कंडीशन को शुरू से एज्यूम कर रहे हो कि आप वो कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि जो चीज गिवन है वो तो फिक्स हो गई ना, हम उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। और हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? जो वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। यहां पे जो गिवन कंडीशन होगी उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और उस वेरिएबल या उस क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। याद रखना ये बात, ठीक है? क्योंकि आप जब फंक्शन बनाओगे ना, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसमें मल्टीपल वेरिएबल होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जो गिवन है वो तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है उस क्वांटिटी की जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और वो क्वांटिटी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस करनी। ये हमारा सबसे बड़ा एम है। हर क्वेश्चन में इसको करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझेंगे कि हर एक फंक्शन में जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे करना है। उसके लिए मैनिपुलेशंस चाहिए आपको, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करा है, सीखा था, वो अप्लाई कर लो, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लो, कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं बात आगे बढ़ाते हुए। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी ले रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी। आपको कह रहा है एप्लीकेशन समझने के लिए कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डील करेंगे। कुछ भी जो फाइंड करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड 2 नंबर जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखो, जब बात कर रहा है लार्ज की, लीस्ट की, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की बात कर रहा है। इनडायरेक्टली मुझे पता है कि 2 नंबर मुझे फाइंड करने हैं जिसमें एक कंडीशन गिवन है और उसका प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो फाइंड करना है उसको लेट कर लो पहले। इसमें कोई फिगर बनाने की नीड तो नहीं है ना, आप लेट कर लोगे 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। 2 नंबर मैंने लेट कर लिए। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, नॉर्मल हैंड राइटिंग यूज करते हैं, एंड वाई ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये। अच्छा, गिवन क्या है? मैंने क्या बोला था, स्टार्ट करेंगे गिवन से। आपको सम गिवन है 2 नंबर्स का 24।
आपको फाइंड क्या करना है, ये दो नंबर्स x एंड y, फिर x एंड y, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिख लो आप। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना बच्चों, इन 3 स्टेप्स की आप सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट को आपको मैक्सिमाइज करना है। हम क्वेश्चन में ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड या क्या प्रूव करना है सेकंड नंबर पे, और थर्ड क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये सब चीजें हमें देखनी होती है। स्टार्ट हम करेंगे गिवन से ही, गिवन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें यहां पे क्या मेंशन है कि सम 24 है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब x प्लस वाई 24 है। आप यहां पे गिवन कंडीशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हो। मैंने यहां पे y की वैल्यू निकाल ली 24 माइनस में x, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। क्लियर? गिवन वैल्यू मुझे दी थी सम 24, मैंने दोनों का सम 24 लिया, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल ली। फिर सीधा उस पे आ जाओ जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। आपने गिवन को यूज कर लिया, आप सीधा मैक्सिमाइज मिनिमाइज पे आ जाओ। तो मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, x और y। प्रोडक्ट को जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसके नाम के अकॉर्डिंग उसको एक सिंबल दे दो। मैंने p ले लिया x और y। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो क्वांटिटी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होनी चाहिए। यहां पे x और y दो वेरिएबल्स है, x और y दो वेरिएबल्स है, तो मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना कि आप y को इसको यूज कर लोगे। यहां पे आपने p लिया और y की वैल्यू 24 माइनस x यहां पे बता भी दिया कि भाई ये इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 1 से आया। अच्छा, और आपको बताऊं, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं बनता। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि स्टेप्स अप्लाई कैसे करने हैं। गिवन को यूज करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी टर्म्स में निकाल लो, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो लिया और उसे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक समझ आ गया? क्योंकि हर क्वेश्चन में ना ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग का, ये सब में अलग होगा, आगे के 3 स्टेप सेम होते हैं सब में। अब जब मुझे फंक्शन मिल गया इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल दैट इज एक्स, मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं। उसमें हम क्या करते थे, पहले मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूं। स्टेप 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहां पे dp बाय dx ले लूं, dp बाय dx क्या हो जाएगा, 24, x का 1 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, तो ये कितना आ गया 24 माइनस में 2x, ये dp बाय dx निकाल लिया मैंने। स्टेप 2 में इन्हीं सीक्वेंस को बच्चों फॉलो करना। स्टेप 2 में आप dp बाय dx जो निकाला है, होता था ना कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, हम dp बाय dx को 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, dp बाय dx को 0 के इक्वल ले लेंगे। 3 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो उस फंक्शन को जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। स्टेप 2, जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया उस वैल्यू को आप 0 के इक्वल रख दो। तो dp बाय dx को 0 के इक्वल रखा तो क्या आ गया, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो मुझे लगता नहीं इसमें किसी को डाउट होगा, x की वैल्यू 12 आ रही है, x की वैल्यू 12 आ रही है। अब आपको एक बात बताओ, स्टेप 3 पे जाने से पहले जो फाइंड करना है या जो प्रूव करना है इस स्टेप पे करके आगे बढ़ो। आपको फाइंड क्या करना है, x और y। x तो मिल भी गया, y भी निकाल के खत्म करो। फ्रॉम वन y कितना है 24 माइनस x, तो आप क्या बोलने वाले हो कि x की वैल्यू तो 12 है, तो y कितना है 24 माइनस 12। बच्चों कितनी आ गई, y की वैल्यू भी मिल गई। मैंने आपको क्या बोला, आगे स्टेप 3 पे जाने से पहले स्टेप 2 में ही जो वैल्यू फाइंड करनी है या जो वैल्यू प्रूव करनी है वो करके आगे बढ़ो। मुझे x और y दोनों निकालने थे, x तो मिल ही गया 0 पे रखने के वजह से, y मैंने अपनी और वर्किंग से निकाल लिया। स्टेप 3 पे अब आ रहा हूं, फाइंड जो करना था कर लिया। स्टेप 3 पे, स्टेप 3 में आपको यहां पे कहता है कि आप डिफरेंशिएट करो अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार तो आपने p को डेरिवेटिव कर दिया ना, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब आप p को डेरिवेटिव करके dp बाय dx पे आए थे। अब आप क्या कर रहे हो, d बाय dx किसका कर रहे हो, dp बाय dx का। अगेन डिफरेंशिएट करने का तो मतलब यही होता है ना कि जो डेरिवेटिव कर चुके हो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे आप। ये है सिस्टम, देखो तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर, पढ़ा है ना, सेकेंड डेरिवेटिव।
अच्छा 24 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये 0 हो गया, -24 x का 1 हो गया, वैल्यू आ गई -24 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन क्या कैसा होता है, मैक्सिमम। हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया। और बता दो, उसमें बता दो कि दो नंबर कौन से आपके, जब x12 और y12। 24 के मैंने दो नंबर ऐसे निकाले, 24 के दो पार्ट्स ऐसे कर दिए जिनसे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है। जैसे 24 का 12 और 12 दो नंबर लिए, सम 24 आ रहा है और प्रोडक्ट 144 आ रहा है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, समझ आया। पहले फंक्शन बनाओगे सिंगल वेरिएबल में गिवन कंडीशन को यूज करके, 3 स्टेप्स लगाते हैं। पहला स्टेप, एक बार डिफरेंशिएट करो, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट जो किया उसको 0 के इक्वल रख दो, और जो फाइंड या जो प्रूव करना है वो इस स्टेप में ऑब्टेन करके फिर आगे बढ़ो। स्टेप 3, डिफरेंशिएट करो दोबारा, जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप बोल दोगे गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई डबल डेरिवेटिव की तो फंक्शन इज मिनिमम। हमारे इस केस में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई तो मैंने बोल दिया p इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12, जो हमने निकाल लिया था स्टेप 2 में। अच्छा, ये कौन सा टेस्ट इसमें यूज किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। समझ आया। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ आपको स्टेप्स की क्लैरिटी देने के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन लिया है। आगे वाले क्वेश्चन अब थोड़े हम अच्छे कंसिडर करेंगे। ये देखो क्वेश्चन, इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है, आप एक बार रीड करो, क्योंकि रीड करने के बाद ना आप 3 चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि भाई गिवन क्या है, प्रूव या फाइंड कुछ करना है, और फिर मैक्सिमम या मिनिमम कुछ जो बनाना है, वो 3 चीजें पहले माइंड में क्लियर कर लो। देखो पढ़ो क्वेश्चन एक बार। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये कैसा क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, इतना तो चलो समझ आ रहा है, इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि एक सर्कल में रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया, चलो ये तो हम इसकी बात मान गए। अच्छा, फिर यहां पे ना बोल रहा है गिवन सर्कल। आप सबसे पहले इसमें क्या ढूंढने की कोशिश करते हो, मैं आपको बोला ना कि आप गिवन, अच्छा इसमें टू प्रूव, इसमें फाइंड कुछ नहीं करना, और मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमाइज, ये 3 चीजें इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। गिवन है सर्कल, अब देखो सर्कल अगर गिवन है तो सर्कल का क्या चीज गिवन हो सकती है, उसका रेडियस, क्योंकि रेडियस पता होगा तो आप उसका एरिया पता कर सकते हो, आप उसका सर्कमफ्रेंस पता कर सकते हो, मतलब सारी चीजें रेडियस पर डिपेंडेंट है ना। तो सर्कल गिवन है दैट मींस उसका रेडियस गिवन है। हम इसमें क्या ले रहे हैं, इतनी इंटरप्रिटेशन हम क्वेश्चन से करके चलेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल, उसको मैंने क्या करा, इक्वल टू स्मॉल r ले लिया, पर वो गिवन है, और गिवन है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। इसकी रिस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएट नहीं करूंगा मैं, और डिफरेंशिएट करते करते r को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्लियर। अब आपको कहता है कि अगर आप एक सर्कल में रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करो तो कह रहा है उस केस में ना रेक्टेंगल जब स्क्वायर बन जाएगा तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब अगर मैं किसी तरह से इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को इक्वल कर दूं तो वो स्क्वायर बन जाएगा ना, तो कह रहा है उस सिचुएशन में इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि भाई जो रेक्टेंगल है ना उसको स्क्वायर प्रूफ कर दो। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, अरे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल कर देंगे। अब बात आ रही है ना तो इसमें लेंथ ना इसमें ब्रेड्थ, तो हमने यहां से क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल बी। अब लेने का तो मैं x और y लूं, लेकिन मैं यहां पर 2x और 2y ले रहा हूं, उसके पीछे अभी आपको रीजन देता हूं, 2 मिनट। यहां पे मैंने क्या किया, इसको 2x ले लिया, और ये आपका कितना है 2y ये। अच्छा, सेंटर ये रहा O, इसमें हमने प्रोजेक्शन नीचे ले ली, और ये R हो गया रेडियस। इसमें अगर मैं मार्किंग करूं तो ये हो जाएगा A B C D, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया M। अब क्लियरली देखो, अगर ये पूरा 2x है, बहुत ही बचपन की बात आपकी कर रहा हूं मैं, कि अगर एक परपेंडिकुलर
अगर एक परपेंडिकुलर एक कॉर्ड पे आ रहा है, सर्कल की कॉर्ड पे आ रहा है, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो 2x की वैल्यू अगर मैं बाइसेक्ट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसको x लेता तो ये x/2 होता, इतना सा फर्क पड़ता। तो क्या होगा, x/2, क्योंकि आगे मुझे दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लगा होगा, तो फ्रैक्शन में वैल्यू मेरी ही कैलकुलेशन बढ़ाएगी, तो इसीलिए मैंने पहले 2x ले लिया ताकि ये x हो जाए। ये पूरा 2y था, अगर इसका परपेंडिकुलर यहां पे देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ठीक है, ये आपका y हो जाएगा। ये थोड़ा सा वही है कि आप समझ जाना, ठीक है। ये o से लेके m तक, o से लेके m तक आपको कितना दिख रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, सच दैट, ये मैं लिख देता हूं यहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सच दैट मैंने ले लिया mb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। अच्छा, इसमें ज्योमेट्री का रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हम मैक्सिमा मिनिमा की अप्लाइड प्रॉब्लम देख रहे हैं, है ना। तो जो ज्योमेट्री लगा रहे हो वो लगाते जाओ, क्लियरली लिखते हुए। mb की वैल्यू x, om की वैल्यू y, ठीक है, और ob की वैल्यू तो बच्चों r रेडियस दिख ही रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, जो गिवन होगा सबसे पहले उसको यूज करो। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल का कोई एक रिलेशन बना के रख लो पहले, ऑब्वियसली पाइथागोरस लगेगी। इन ट्राइंगल OMB OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, ये वैल्यू आई R स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देखो ना, अगर मैं इसको पूरे को x लेता तो x/2 आता, यहाँ पे x/2 का स्क्वायर x²/4 बच जाता, या y²/4 बनता। वो 4 थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ा देता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, करने को आप वो भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा बेटर है। यहां से क्या करा मैंने, x और y दोनों वेरिएबल है, मैंने एक की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली, R² माइनस में y² इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √R² माइनस में y²। क्या कहते हो बच्चों, ये क्लियर हुआ। जगह है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ x मिला है, मतलब x की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ y। अब मुझे गिवन की कंडीशन यूज जब मैंने कर ली, तो मैं सीधा किस पे जाने वाला हूं, अब गिवन तो मैं यूज कर चुका हूं, अब मैं सीधा जाऊंगा जो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसको मैं ए से डिनोट करूं, मैंने कहा था एक सिंबल दे देना, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। लेंथ कितनी है, 2x मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा 2y, एरिया कितना हो गया 4xy। क्लियर। अब x और y तो दो वेरिएबल है, आपको बोला गया था कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कब लगा सकते हो, जब वो क्वांटिटी जिसे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस हो जाए। अभी तो नहीं है, तो ये y हमने किस लिए निकाला था, या x हमने किस लिए निकाला था, x किस लिए निकाला था। आप यहां पे क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 टाइम्स √R² माइनस में y² इंटू में y, ये इंटू में y चल रहा है, ठीक है। अब आप चेक करना क्या ये दो वेरिएबल है, मतलब कंफ्यूज मत होना, कहीं आप सोच रहे हो कि r और y अभी भी तो दो वेरिएबल है। r कांस्टेंट है, जो गिवन होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको हम अपना डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके बारे में सोचना भी नहीं है। r तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या, सिर्फ y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में मैं 3 स्टेप्स लगाने शुरू करूंगा। यहाँ पे स्टेप्स को लगाने से पहले एक चीज और, अगर अब मैं डेरिवेटिव करता हूं बच्चों, पहला डेरिवेटिव तो फिर भी झेला जाएगा, कैसे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो रूट का जब करोगे तो 1/2√x होता है ना, ऐसे कुछ होता है, तो अपॉन में आ जाएगी वैल्यू, एलसीएम लेके फ्रैक्शन में आ जाएगा, रूट तब भी रहेगा। फिर जब दोबारा डेरिवेटिव करने की बात आएगी ना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो कभी भी फंक्शन में आपका रूट इन्वॉल्व्ड होता है ना, तो आप उसको हटाने की कोशिश किया करो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्टेप्स लगा लेंगे आगे, उसकी जल्दी नहीं है, आपको मैं बोल रहा हूं अपना क्वेश्चन इजी बनाओ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं बच्चों, तो आप यहां पे a को तो a² लिख दोगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा R² माइनस में y² रूट हट गया, और ये बन गया y²। अब यहां से तो रूट हट गया, लेकिन a² का डेरिवेटिव अब करोगे तो क्या होगा, 2a dA/dy, मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाला हूं, तो ये 2a प्रॉब्लम करेगा। तो होता क्या है,
कि ये जो स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसको भी आप एक सिंगल वेरिएबल ले लो। वेरिएबल मतलब एक नोटेशन है, सिंबल है बस। तो मैंने यहां पे क्या किया, लेट कर लिया z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये z हो गया इक्वल टू 16 टाइम्स, पीछे से मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 4। मैं नेक्स्ट पेज पे इसके ऊपर 3 स्टेप लगाने वाला हूं। एक, रूट हट गया स्क्वायरिंग करने से, ये फायदा हुआ। दूसरा, ये जो ए स्क्वायर प्रॉब्लम कर सकता था उसको भी मैंने एक सिंगल वेरिएबल दे दिया। अरे डेरिवेटिव तो इधर होना है ना, ये तो एज अ नोटेशन चल रहा है ना। आप खुद सोचो ना, अगर z को मैंने ए स्क्वायर लिया, अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो भाई ए भी तो मैक्सिमम होगा, है ना। तो आगे लेके चलते हैं इसको। मेरे पास अब क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है z इज इक्वल टू 16 टाइम्स आर स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में वाई रेज टू पावर 4। मेरे पास वेरिएबल y है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, जब तुम्हें स्टेप्स लगाने हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के, उसमें डिफरेंशिएट करोगे आप एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में। r गिवन था, वो कांस्टेंट है, उसको मत देखना, आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख रहा हूं ताकि थोड़ी सी आदत पड़ जाए आपको स्टेप्स याद रखने की। बाद में तो आप डायरेक्ट करना, बिना स्टेप नंबर लिखे आप डायरेक्ट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या आया, dz बाई dy। 16 तो कांस्टेंट है और बाहर रहेगा। आर स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करूं तो आर स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, वाई रेज टू पावर 4 का क्या होगा 4y क्यूब, 4y क्यूब। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है इसमें, सिर्फ इतना सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि चलो 2 कॉमन ले लो, y कॉमन मत लेना, है ना, मत लेना, प्रॉब्लम रहेगी आपको। या फिर ऐसा करो ना, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको ऐसे ही लिख दो। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर y कॉमन लोगे तो आपको दोबारा भी तो डेरिवेटिव करना है, फिर उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, उससे बेटर ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो। स्टेप 2 पे जा रहा हूं मैं। स्टेप 2 क्या सीखा था हमने, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसको 0 के इक्वल रख दो, इसी स्टेप को। तो dz बाई dy को मैं 0 के इक्वल रख रहा हूं यहां पे। तो कितना आ गया 16 टाइम्स 2r स्क्वायर y माइनस में 4y क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, 16 तो 0 के डिवाइड में चला गया, 0 डिवाइडेड बाय 16 वो तो हट गया। यहां पे अब देखो, मान लो तुमने 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचा, r स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर। अच्छा, फिर हम बोलेंगे यहां पे 2 तो चलो कांस्टेंट है, 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 हो जाएगा, लेकिन y कैन नॉट बी 0। y तो भाई ब्रेड्थ का पार्ट था ना, रेक्टेंगल की मतलब ब्रेड्थ ही नहीं है, तो y तो 0 हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2y स्क्वायर मिल गई। मैंने आपको एक बात बोली थी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आगे नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, कि जब मैं स्टेप 2 शुरू करता हूं तो जो मुझे फाइंड करना है या प्रूव करना है वो स्टेप 2 में आ जाना चाहिए। जब तुम्हें प्रूविंग का पार्ट हो जाए तो स्टेप 3 पे मूव करना। अब प्रूविंग करना क्या है, रेक्टेंगल शुड बी स्क्वायर। ये देखो क्या था, रेक्टेंगल आपका स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल दिखानी है। लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया ना। अब बात यहां पे आ रही है कि आर स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर है बच्चों, तो यहां पे आर तो रेडियस है, आर तो रेडियस है, लेंथ और ब्रेड्थ कैसे इन्वॉल्व करेंगे, तो हमें ना आर स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर जो चल रहा है, मैंने क्या किया, आर स्क्वायर की ओरिजिनल वैल्यू के बारे में सोच लिया। आर स्क्वायर क्या था, रेडियस का स्क्वायर क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लगा रखा है ना। ज्यादा बात है तो ये लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने निकाल रखी है वैल्यू ये। अच्छा, y स्क्वायर उधर चला गया माइनस में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, अब जितना जल्दी कर सकते हो इसको कर लेना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल है तो x की वैल्यू प्लस माइनस y होती है, x की वैल्यू प्लस माइनस y होती है, लेकिन माइनस y लेने का फायदा नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है, लेंथ और ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो हम क्या लेंगे, x इक्वल टू ओनली पॉजिटिव y, नेगेटिव y हटा दिया। जब x इक्वल टू y है तो देयरफॉर 2x भी 2y के इक्वल ले सकता हूं मैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ आ गई, लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल आ गई। लेंथ आपकी 2x थी, ब्रेड्थ आपकी 2y थी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, जो रेक्टेंगल को मैंने क्या प्रूव कर दिया,
रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल कर दी। चलो आगे बात करते हैं। समझ आ रहा है? थोड़ा सा मतलब वही है कि जगह मैं प्लान करके चल रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 2 शीट्स में कंप्लीट हो जाए, और जब आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो 1.5 पेज पे तो कम से कम क्वेश्चन आता ही है अगर पूरी तरह से एक्सप्लेन करके चलोगे। स्टेप 3 कह रहा है डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस बार वाई है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो मैं यहां पर डी बाई डी वाई ले रहा हूं, और किसको डिफरेंशिएट करना है? डी जेड बाई डी वाई को, डी जेड बाय डी वाई को। यहां पे डी बाई डी वाई ऑफ लिख दो 16 टाइम्स 2 आर स्क्वायर वाई माइनस में 4 वाई क्यूब। इसका डेरिवेटिव अब होना है। ये तो हो गया डबल डेरिवेटिव की नोटेशन, डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर। 16 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 16 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब 2 आर स्क्वायर वाई, 2 आर स्क्वायर कांस्टेंट है बच्चों, y का हो गया 1, 4 कांस्टेंट है, y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर। लो डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर 16, एक मिनट, ठीक है, यहां पे ये 2 बनाने की कोशिश करता हूं, z मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ये डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर है, आपके पास आ चुका है 16 टाइम्स 2 आर स्क्वायर माइनस में 12 वाई स्क्वायर। अच्छा देखो, अब मेरा जो काम बचा ना वो ये बचा कि डबल डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, ताकि मैं बोल पाऊं कि जो हमारा z है फंक्शन वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वो ना एक सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे आर स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस है, तो आप देखो कहीं पे आर स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी थी, आप कहोगे हाँ भाई पढ़ी थी, आर स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू बीच में आपने 2y स्क्वायर ऑब्टेन की थी। ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे बीच में 2y स्क्वायर ऑब्टेन की है, जिसे मैंने इक्वेशन 2 मार्क कर दिया बाद के लिए, है ना, अब के यूज के लिए। मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 2y स्क्वायर रख रहा हूँ, बेनिफिट आपको दिख ही रहा है, शायद आपने सोच भी लिया कि एक सिंगल वैल्यू y स्क्वायर के टर्म्स में आने वाली है। तो यहाँ पे 16 टाइम्स 2 इंटू ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस में 12y स्क्वायर। अच्छा, जहां से वैल्यू आई बता तो दो कि भाई ये तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन से लिया मैंने ये वैल्यू। अब ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4y स्क्वायर माइनस 12 कितना हो गया माइनस 8y स्क्वायर। तो अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया 16 इंटू माइनस में 8y स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस में 128y स्क्वायर, जो कि एक नेगेटिव टर्म है ना, जो कि एक नेगेटिव टर्म है क्योंकि y स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई, माइनस 128y स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव z का नेगेटिव आ गया तो z इज मैक्सिमम बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आप लिख दोगे z इज मैक्सिमम। अच्छा, z थोड़ी मैक्सिमम करना था मुझे, तो z इनिशियली था क्या, z मैंने क्या लिया था, तुम बोलोगे इंप्लाइज a स्क्वायर इज मैक्सिमम, कि z का मतलब तो a स्क्वायर है ना, और अगर किसी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो क्वांटिटी इटसेल्फ इज आल्सो मैक्सिमम, इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम। एरिया किसका मैक्सिमम है, रेक्टेंगल का। और ये कब हुआ, जब रेक्टेंगल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई, वो स्क्वायर बन गया, उस केस में एरिया मैक्सिमम होगा आपका। क्लियर हुआ? तो ये आपके एक्चुअल क्वेश्चंस, ये एक्चुअल क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के, ठीक है। आप किसी फिगर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो यूजिंग गिवन कंडीशन। देखे, आगे देखते हैं। आप चाहे इसको ब्रेक ले लेके क्वेश्चन को देखना, है ना, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसे प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस अगर करोगे आप तो एग्जाम में बिना रुके, मतलब लेस देन 5 मिनट्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हमने प्रीवियस ईयर में से। इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज π/3। ये क्या बोल गया, मैं आपको फिगर से क्लियर करता हूं। मैंने क्या कहा था, अगर जरूर मतलब बन सकती है तो सबसे पहले इफ पॉसिबल ड्रॉ अ फिगर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राइंगल कंप्लीट किया। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने हाइपोटेन्यूज को y ले लिया और एक साइड x ले ली। कह रहा है इसके बीच का एंगल ना आपको प्रूव करना है कि वो π/3 है। किसके बीच में, एंगल बिटवीन देम
देम कौन, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड, या तो ये दोनों ले लो तो ये थीटा हो जाएगा, अभी ये दोनों लिया तो ये थीटा। अच्छा गिवन क्या है, देखें मैक्सिमम क्वेश्चन से बन जाता है गिवन टू प्रूव और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड इज गिवन, मतलब देखो ना आपको क्या दिया, हाइपोटेन्यूज और एक साइड का जो सम है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस वाई इज गिवन, अरे क्या गिवन है, दोनों का सम गिवन है, कितनी वैल्यू, वैल्यू गिवन नहीं है। जब वैल्यू गिवन नहीं है ना तो हम इसमें क्या मान के चलते हैं कि भाई इन दोनों का सम कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू है, और वो फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट ले ली, मैंने k ले लिया ऐसे, ठीक है। जब दो वैल्यूज का आपका सम गिवन है और वो वैल्यू नहीं है आपके पास, तो एक कुछ तो वैल्यू होगी तो कांस्टेंट, वो चेंज थोड़ी होगी, k ले लिया। क्या प्रूव करना है, मैंने थीटा फिगर में दिखाई दिया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड द गिवन साइड, तो इनके बीच का जो थीटा है वो मुझे प्रूव करना है, π/3 आना चाहिए। चलो ये भी बात मान गए इसकी। और क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैक्सिमाइज करना है मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले, स्टेप्स तो अब क्लियर हो ही गए हमें। चलो सबसे पहले जो गिवन है उसका एक रिलेशन बना के रखो। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करने वाले हैं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो बच्चों यहां पे क्या मिला मुझे, y स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू मेरे पास नहीं है, और BC कितना है, x का स्क्वायर। यहां पे AB की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, काम आएगी, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो वैल्यू हम गिवन से निकाल के रखते हैं उसको इक्वेशन मार्क करके रख दिया हमने। गिवन की कहानी हो भी गई। गिवन मेरे पास क्या था, x और y की बात हो रही थी ना, x और y की बात हो रही थी, तो मैंने क्या करा, एक वैल्यू निकाल के रख ली। अच्छा इसमें मैं मान के चलो कि y की वैल्यू रख दूं k माइनस एक्स, है ना, आगे कर लेंगे। अभी x और y का एक रिलेशन बना के रखना था, रख दिया। अब सीधा आ जाओ जिसे मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस BC है और हाइट AB है, मतलब जो हमने काम किया यहाँ पे फायदा होने वाला है। एरिया को एक नोटेशन दे दिया A, हाफ, BC की वैल्यू हो गई x, और AB की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर वही बात आ गई, दो क्वेश्चन एक जैसे हो गए, जिसमें मेरा फंक्शन में रूट आ गया। पहला डेरिवेटिव तो फिर हम झेल लेंगे, दूसरे डेरिवेटिव में कॉम्प्लेक्स हो जाती है कैलकुलेशंस, वो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा इजी कर लो जिंदगी को, स्क्वेयरिंग कर दो, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आपके पास तरीके हैं इजी करने के तो कर लो। ये a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया, x स्क्वायर अपॉन में 4, और इसका रूट हट गया, इसका रूट हट गया, ठीक है। ये ब्रैकेट सही से लगा देते हैं, यहां से रूट हट गया जो हम हटाना चाह रहे थे। फिर a स्क्वायर का मैंने z ले लिया, z इज इक्वल टू a स्क्वायर, ताकि बाद में इसका LHS का डेरिवेटिव में दिक्कत ना आए, इसको z ले लिया। यहां पे x स्क्वायर अपन में 4, और अब यहां पे y की वैल्यू मैं k माइनस एक्स रख रहा हूं, देखो y की वैल्यू k माइनस एक्स रख दी मैंने, x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ये भी तो दिया हुआ है। क्योंकि देखो अगर y में चलता रहेगा तो x और y तो दो वेरिएबल है ना, मैं आगे के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स लगा ही नहीं सकता, मुझे y की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू निकाली, k माइनस एक्स रख दी इधर y की जगह। अब देखो प्योरली x के टर्म से चल रहा है, प्योरली x के टर्म से चल रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। अभी स्टेप्स शुरू करने से पहले वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 ऐसे रखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, k स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx, माइनस में एक्स स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखे क्या, या पहले इसको बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बन गया k स्क्वायर माइनस 2kx। एटलीस्ट इसको अब नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ना, इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो z मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये है k स्क्वायर माइनस में 2kx। बोलो बच्चों, यहां तक एग्रीड हो,
एग्रीड, ये हो गया। अच्छा फिर डेरिवेटिव करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो भी बता सकते हैं हम कैसे, मतलब मेन फंक्शन सही से बनाना बहुत जरूरी होता है। ये हो गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स का क्यूब। अब लग जाओ काम पे। स्टेप 1, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, विदाउट एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे भाई के तो कांस्टेंट है ना, चलो dz बाई डी एक्स, लग जाओ काम पे। 1/4 ऐसे रखा, के स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2k ऐसे रखा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। अगर ढंग से लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा ये, 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6k एक्स का स्क्वायर, dz बाई डी एक्स निकाला। अब क्या करूं, अगले स्टेप में 0 के इक्वल रखो, अब तो आदत पड़ गई, dz बाय dx को 0 के इक्वल रखा, ठीक है। तो यहां पे 1/4 k स्क्वायर एक्स, सॉरी 2k स्क्वायर एक्स माइनस में 6k एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में 0 हो गया, 2k स्क्वायर एक्स माइनस में 6k एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो 2k एक्स कॉमन आ रहा है, 2k एक्स कॉमन आ रहा है, 2k एक्स कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा k, है ना, यहां बचा k और ये बच गया 3x इक्वल टू 0। अब लॉजिक लगाओ, लॉजिक क्या लगने वाला है इसमें कि भाई ऐसा है k तो 0 होगा नहीं, अच्छा 2 0 के नीचे चला गया, बात खत्म, k 0 होगा नहीं क्योंकि x प्लस वाई k था, दो साइड्स का सम, हाइपोटेन्यूज और साइड का सम k आ रहा था, तो k कैन नॉट बी 0, k कैन नॉट बी 0। अच्छा x कैन नॉट बी 0, जो बेस था ट्राइंगल का, ओहो एक सेकेंड, हाँ, जो बेस था आपका ट्राइंगल का वो 0 थोड़ी हो जाएगा। तो बचा क्या, सोचना पड़ता है सब चीजों पे, क्योंकि देखो अभी तो स्कूल के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, है ना, जैसे ही हम मेंस एडवांस पाएंगे तो उसमें हर एक चीज का मतलब होता है ना, कोई भी कंडीशन यूज हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रिक बीच में हमारी लग सकती है उसमें। k इक्वल टू 3x आ गया, अब k 3x आया तो यहां पे k था क्या, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, आपका k x प्लस वाई था, k आपका फिर लिख दो x प्लस वाई आपका k था। चलो अब उसमें क्या आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस में x, तो y की वैल्यू 2x आ गई। नाउ आपको मैंने एक चीज की आदत डाली थी, वो मैंने बोला था जो प्रूव करना है वो सेकंड स्टेप से करके फिर स्टेप 3 पे मूव करना। और मुझे प्रूव क्या करना है पिछले क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में, कि दोनों के बीच का एंगल x और y के बीच का एंगल π/3 आना चाहिए। तो x और y देखा जाए तो इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो बन सकती है, x अपॉन y की रेशियो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहां पे क्या किया, cos थीटा ले लिया, cos थीटा क्या लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है x और हाइपोटेन्यूज y है। तो अब आपको दिख रहा है कि y के लिए तो 2x है, x और x कैंसिल होकर 1/2 आ गया, cos थीटा 1/2 किस पे होता है, cos थीटा 1/2 किस पे होता है, cos π/3 पे, तो देयरफॉर थीटा कितना हो गया π/3। बोलो बच्चों समझ आया, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए तो क्वेश्चन खत्म होगा, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया कि एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम भी तो प्रूव करना है एरिया ये ट्राइंगल का। तो स्टेप 3 डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा दोबारा, d/dx किसका होगा, dz/dx का, ठीक है। यहां पे d/dx किसका होगा, RHS में 1/4 अपनी जगह पे, यह आ जाएगा 2k स्क्वायर x माइनस में 6k, 2k स्क्वायर x माइनस 6k x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये तो बन गया LHS, तो बन गया d² dx², ये तो बात खत्म। 1/4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 1/4 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 2k स्क्वायर कांस्टेंट, x का 1 हो गया डेरिवेटिव, है ना, x का 1 हो गया। अच्छा 6k कांस्टेंट ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2x। लो बच्चों, एक सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। मैं एक ही प्रोसेस, एक ही मतलब आप मान के चलो जहां पे आप फंसोगे,
कि यहाँ पे पता है कि एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और प्रूफ करने के बाद आप स्टेप 3 पे जाना, मतलब यही एक ही सीक्वेंस आप फॉलो करना, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। जहां आप हर क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट लगाओगे आप फंसोगे ही फंसोगे। इसमें देखो अब 1/4 आपका ना 2k कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, k माइनस में 6x, है ना। 2k कॉमन आ गया तो यहाँ k बचा, यहाँ पे 2k कॉमन चला गया तो 6x। अब k की वैल्यू है क्या आपके पास, k की ओरिजिनल वैल्यू x प्लस वाई, लेने से अच्छा ये लो ना, यहाँ पे बीच में एक वैल्यू मिल जाती है आपको जिसको आप यूज कर सकते हो, k की वैल्यू 3x ले लो, ये कैंसिल हो गया 2 से 4, k/2 आ चुका है, और ये वैल्यू ले ली मैंने 3x माइनस में 6x, कहां से है वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लो। तो अब कितना बन गया, ये -3x बन गया, तो -3kx/2। अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे x, चलो पता है कि भाई एक साइड है, बेस था, पॉजिटिव होगा, 2 और 3 तो नंबर है, k x प्लस वाई, तो दो हाइपोटेन्यूज और साइड का सम वो भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू तो आपकी नेगेटिव आ गई। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, z इज मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव ऑफ z नेगेटिव आ गया ना, अब बोलोगे z इज मैक्सिमम, z मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है, a² मैक्सिमम है, आपका a² मैक्सिमम हो गया। और अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो क्वांटिटी इटसेल्फ इज आल्सो मैक्सिमम, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही बात की थी। तो ये फायदा होता है आपका स्क्वायरिंग करने का ना, आपके बीच में ना जो डेरिवेटिव का पार्ट है, आप देखो ना कितना सिंपल डेरिवेटिव कर पा रहे हो आप, यहाँ पे x का डेरिवेटिव कर रहे हैं x की पावर का, वहां पे भी x की पावर का, और अगर आप रूट इन्वॉल्व करके रखते, पहले प्रोडक्ट रूल लगता, उसके बाद फिर क्या होता, जब सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता, और उनमें वैल्यूज रख रख के आप देखते। यहाँ पे तो देखो कितना सिंपली आपका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर हुए दोनों केसेस, मैंने एक ही तरह के दोनों क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। अब आगे अलग टाइप एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी हमने क्या करा, सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल कंसिडर करा, उसे स्क्वायर प्रूफ करवाया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या बात करी, अभी हमने इससे पहले वाले में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, उसका एंगल हमने प्रूव करा। यहां पे अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, एक बार पढ़ लो, आप पढ़ लो एक बार, कि एक वायर है, लेंथ 36 मीटर की, दो पीसेस में कट करना है, एक पीस आप स्क्वायर बनाओगे, दूसरे पीस को आप सर्कल बनाओगे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, ठीक है। कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। देखो दो चीजों की बात कर रहा है, पहले बात कर रहा है स्क्वायर की, तो स्क्वायर मैंने लेट किया, इसकी साइड x ले ली, सर्कल इसका रेडियस y ले लिया। इतना तो करो, गिवन क्या है, कंबाइंड, या फिर आप कह सकते हो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, चलो कितना है 36 मीटर। फाइंड क्या करना है, जो इस वायर के ना, इस वायर के मैंने क्या किया, दो पीस करे, एक पीस से मैंने क्या किया, स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पीस से मैंने सर्कल बना दिया। अच्छा कितनी कितनी लेंथ था वही मुझे बतानी, ये नहीं बोला कि हाफ हाफ ली है, 18 18 नहीं बोल रहा, कुछ बच्चों के मन में आता दो पीसेस तो 18 18 इक्वल थोड़ी बोला है। तो यहां पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ टू पीसेस, जो दो पीस आपने बनाए उनकी लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। मिनिमाइज करना है इस बार, फाइनली मिनिमाइज का क्वेश्चन आया आपको। कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया आपको मिनिमाइज करना है, चलो देखते हैं। देखो अब एक लॉजिक लगाओ इसमें, लॉजिक ये लगेगा कि भाई जो लेंथ आप यूज कर रहे हो उसी लेंथ को तो यूज करके आपने स्क्वायर बनाया है ना, तो वो किसके इक्वल होगी लेंथ, इसके पेरीमीटर के, और इसकी लेंथ को यूज करके आपने क्या किया, सर्कल बना दिया, तो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो जो टोटल लेंथ 36 है, देखो शुरू कहां से करेंगे, मान लो मैंने यहां पे लेट कर लिया साइड ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बी x, है ना, वो तो मैंने x ले लिया। अच्छा रेडियस ऑफ सर्कल मैंने y ले लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने y ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ये तो सबको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड 4x हो गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा,
2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे आर मैंने वाई लिया हुआ है 2 पाई वाई। इन दोनों का जो बाउंड्री का जो सम है वो एक्चुअली 36 मीटर को यूज करके बनाया गया। तो हम यहाँ पे गिवन की बात करेंगे। गिवन में मैं ले रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये दोनों मिलकर 36 मीटर बना रहे हैं। पर गिवन यही तो है, एक पूरी लेंथ एक वायर थी, एक पीस को मैंने मोड़ के स्क्वायर बना दिया, एक को मैंने सर्कल बना दिया, तो इन दोनों लेंथ का सम होगा क्या 36। और वो दोनों लेंथ क्या यूज हो रही है उनकी बाउंड्री बनाने में, तो एक स्क्वायर की बाउंड्री पेरीमीटर है, सर्कल की बाउंड्री सर्कमफ्रेंस है। तो यहाँ पे पेरीमीटर इसका कितना था 4x है, ये कितना है 2 पाई वाई 36। अच्छा 4 कॉमन आ गया, 4 नहीं 2 कॉमन आ गया सॉरी, तो यहाँ पे क्या बना 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ पे कितनी मिल गई वैल्यू 2x प्लस पाई वाई की वैल्यू 18 आ गई है ना, 2 और 36 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे y के वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, 18 माइनस में 2x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x अपॉन में पाई, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। जो यूज करना है उसे हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, मैंने y के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के रख ली। अब आ जाते हैं कि भाई फंक्शन बनाते हैं, किसे मैक्सिमाइज है किसे मिनिमाइज करना है, बनाए यहाँ पे बना ले, थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं। कंबाइंड एरिया है ना, नेक्स्ट पेज है वैसे पर 3 स्टेप्स लगाने हैं उस पर। कंबाइंड एरिया कोशिश करते हैं बनाने की। ए क्या होगा, एरिया का सिंबल ए ले लिया, a1 प्लस a2 ले लिया मैंने, a1 प्लस a2। a1 क्या हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों x का स्क्वायर, क्या होगा x का स्क्वायर। a2 क्या है एरिया ऑफ सर्कल, इट विल बी पाई आर स्क्वायर, तो पाई वाई स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। y की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, y की वैल्यू जितना यूज कर सकते हैं यूज करते हैं। y की वैल्यू मैंने रख दी 18 माइनस में 2x अपॉन में पाई इस पूरे का होल स्क्वायर। y की वैल्यू ये थी, अब इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो लेके चलते हैं। a मेरे पास जो आ चुका है वो आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस पाई 18 माइनस में 2x अपॉन में पाई, ये पूरे का है होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ही बची है, x का स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हुआ तो डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर होगा, मानते हो। एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दो, x का स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन पाई साइड में लिख दिया मैंने, और ये बच क्या गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है x के टर्म्स में, x के टर्म्स में मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू किया। तो मैं यहाँ पे अब स्टेप वगैरह नहीं लिख रहा, हो गया काफी है ना। तो अब मैं लिख रहा हूं dA बाई dx, डायरेक्टली इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, 1 अपॉन पाई कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करो। पहले पावर रूल, पावर आगे आ गई और एक कम हो गई, फिर इसका चेन रूल से 18 का 0 माइनस 2 इंटू 1, मतलब मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, या आप डायरेक्टली खींच लोगे, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। dA बाई dx 2x, ठीक है। यहां पे कितना हो गया, ये देखो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 बाहर आया, 2 से मल्टीप्लीकेशन होके माइनस 4 बाय पाई 18 माइनस 2x बचा। इसके बाद अगला स्टेप dA बाई dx को ऐसे नाउ लिख लो, कम से कम स्टेप नहीं लिख रहे तो dA बाई dx को 0 के इक्वल रखते हैं। स्टेप्स याद हो चुके हैं अब हमें यहां पे 2x के साथ, ओहो रुको, 2x माइनस 4 बाय पाई 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 4 अपॉन पाई 18 माइनस 2x पॉजिटिव में उधर भेज दिया। अच्छा ये 4 से देखो, 4 से ये 2 कैंसिल हुआ, पाई इधर आ गया, ठीक है, इतना संभाल लेना। पाई x ये बना दिया, यहां पे बचा 2, 18 माइनस में 2x, बोलो समझ आई बात। अरे भाई 2 और 4 कैंसिल हुए तो पाई इधर आ गया, पाई x, यहां पे 2 बचा। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस मिलने वाली है अभी। यहां पे कितना हो जाएगा 36, ये हुआ 36 और ये कितना हो गया 4x। x वालों को एक तरफ ले जाओ,
पाई एक्स प्लस 4x इक्वल टू 36, x हमने कॉमन लिया, पाई प्लस 4 36, और x के लिए कितनी आ गई 36 अपॉन में पाई प्लस 4 मीटर। अच्छा ये x आया, ये x आया, ये x क्या आ गया, टोटल आपकी बाउंड्री आ गई है ना, ये टोटल आपकी बाउंड्री आ गई लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस। नहीं ये सिर्फ इसकी साइड आई है, साइड आई है। अच्छा पहला जो आपने देखो ना, इसकी जो ये जो फर्स्ट पीस की जो लेंथ है वो क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पहले पीस की जो लेंथ होगी, यहां पे ध्यान से सुनना, पहले पीस की जो लेंथ होगी वो पूरी क्या होगी, इसका पेरीमीटर 4x, तो वो निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस की अगर मैं बात करूं तो लॉजिक लगा पा रहे हो ना, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, सिर्फ x के इक्वल नहीं होगा। लेंथ ऑफ फर्स्ट, x तो स्क्वायर की साइड है, सिर्फ एक साइड, और मैंने जो फर्स्ट पीस लिया है 36 मीटर का, उसको मैंने एक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो वो पूरा पेरीमीटर लोगे आप स्क्वायर का, है ना। ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, फिर भी लिख रहा हूं कि कहीं कंफ्यूजन ना रहे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और वो कितना है 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स के लिए कितनी है 36 अपॉन में पाई प्लस 4, तो ये आ गया आई थिंक 144 अपॉन में पाई प्लस 4 मीटर आ गया, ये आ गया। अच्छा इसी तरह से लेंथ ऑफ सेकंड पीस की बात अगर मैं करूं, लेंथ ऑफ सेकंड पीस, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि भाई पहले पीस की जो लेंथ है वो तो ये आ गई, और टोटल लेंथ 36 है, तो मैं 36 माइनस 36 में से माइनस कर दूं पहले पीस की लेंथ, मतलब मैं इसको L1 लिख दूं पहले, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, जो कि लिख सकते हो 36 माइनस में 144 अपॉन में पाई प्लस 4। अगर आप एलसीएम ले लोगे बच्चों इसमें, मैं L2 निकाल रहा हूं यहां पे, L2 मैं अगर एलसीएम ले लूं पाई प्लस 144, नहीं पाई प्लस 4 है सिर्फ यहां पे, पाई प्लस 4, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 पाई प्लस 36 पाई प्लस 36 इंटू 4 144 ही तो होगा, और आगे माइनस में 144 तो है ही यार, ये वाला 144 तो है ही, है ना, एलसीएम लेने पे 144 से 144 कट गया, तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस कितनी मिल गई 36 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। अच्छा पाई वगैरह की वैल्यू मत रखना, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी तो स्टेप 2 खत्म हुआ है, स्टेप 3 पे भी जाना है। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मार्क कर दूं, है ना, एक मिनट, इक्वेशन 1 मैंने मार्क करके यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि भाई ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आई है, ये बताया करो कि जहां से वैल्यू एकदम रख देते हो ना y की वैल्यू, तो बताओगे भी जैसे y की वैल्यू कहां से आई है, फ्रॉम 1। और इसको अब मैंने dA/dx जो मेरा हो चुका था उसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया, और अब मैं बोल रहा हूं कि भाई दोबारा डिफरेंशिएट करने के बजाय मैं ये लिख रहा हूं डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। बात तो एक ही है ना भाई, 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा ना। तो अब इसको भी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं, डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख दूं, डी स्क्वायर ए, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर, इस पे भी डायरेक्ट काम करे। देखो ना बड़े बड़े क्वेश्चन है, जितना आप डायरेक्ट कर सकते हो करो, वो समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप आपको लिख के दिखाया था। एक्स का तो हो गया 1 माइनस 4 अपॉन पाई ऐसे ही रहेगा, एक्स का तो हो गया 1, 4 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, 18 माइनस 2x का करने बैठे तो 18 का 0 और -2, तो अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली -2। तो ओवरऑल कितनी आगे वैल्यू है 2 + 8 अपॉन में पाई। क्या इसमें तुम्हें डाउट है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पाई तो पॉजिटिव ही है ना, तो दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम क्या होगा, पॉजिटिव। अब डबल डेरिवेटिव पहली बार देखो पॉजिटिव आया है हमारे पास जो अभी तक हम ले रहे हैं, तो उसमें डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फिगर्स, जो कि स्क्वायर और जो सर्कल मैंने बनाया था उनका कंबाइंड एरिया बच्चों मिनिमम आया। क्लियर, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इनको बोलते हैं हम, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि वो जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है ना, मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमें करना होता है। चलो देखते हैं, क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे वाले भी लिए हुए मैंने, ये जनरली डाउट होते हैं बच्चों के, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस आप देखते हो ऑनलाइन, पर ना हर जगह आपको अलग अलग तरीके से दिखाएगा। कोई थीटा लेके कर रहा होता है, थीटा में क्या होता है थोड़ा सा डेरिवेटिव करते करते लास्ट में जाके बच्चे फंस जाते हैं, मतलब जो प्रूविंग का पार्ट होता है।
मैं इसमें आपको थीटा वगैरह लेके नहीं दिखा रहा, मैंने किसी भी क्वेश्चन में थीटा नहीं लिया आई थिंक, है ना, मैं एक्स और वाई के साथ ही करवा रहा हूँ आपको डिफरेंशिएट। वो जो थीटा हमने लिया था cos थीटा प्रूव करने के लिए लिया था, डेरिवेटिव में मैंने थीटा इन्वॉल्व नहीं करा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, इंटरप्रेट करो लैंग्वेज को पढ़ के, गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है और क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से, गिवन टू प्रूव और क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको हम z भी ले लेते हैं, एक ही बात है। आपको कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसमें ना देखो, अगर कॉमा लगा दे, पंक्चुएशंस लगा दे तो फिर भी समझने में इजी रहता है। कैसे? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यहां पे अगर मैं कॉमा लगा दूं ऐसे, अब पढ़ना, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब प्रूव दैट में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैक्सिमाइज क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन की वॉल्यूम लार्जेस्ट होनी चाहिए, मतलब कोन की वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। और गिवन क्या है? स्फीयर का रेडियस r। पढ़ो ना, इसमें कौन सा पेरीमीटर आपको गिवन है? स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, वही सिंबल फॉर्म में दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, फिगर बनाते हैं इसकी। ये तो इंटरप्रेट करा, सबसे पहले आप फिगर बनाओ अगर बन सकती है तो, और बहुत आराम से बना लेंगे, इसमें दिक्कत क्या फिगर बनाने में। हमने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, बढ़िया सा, इसके अंदर कोन को इंस्क्राइब कर दिया, ये लो, स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर लिया। अब ये चीज़ है, देखो ये प्रैक्टिस से आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे, ठीक है, ये इसको मैंने O कंसिडर किया, इसे A ले लिया, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, और ये वाले पॉइंट को मैंने B ले लिया। ये फिगर है, इसमें स्फीयर का रेडियस कैपिटल R गिवन है, तो इसका मतलब ये R और ये R तो मुझे पता है, मतलब OB R है कैपिटल R, और ये जो पॉइंट ये भी कैपिटल R रेडियस है ना। ये दो चीजें मुझे नहीं पता, मैंने लेट किया, लेट रेडियस ऑफ कोन, स्फीयर का रेडियस तो गिवन है, रेडियस ऑफ कोन मैंने ले लिया B R विच इज इक्वल टू AB, ये स्मॉल r ले लिया, स्मॉल r, एंड OA को मैंने H ले लिया, OA को H ले लिया, सच दैट हाइट ऑफ कोन, अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ कोन, तो वो कितनी होगी? R प्लस H। देखो एक बार, ये R और OA को मैंने H ले लिया, ये तो ये देखो पूरी कोन की हाइट कितनी है? R प्लस H। क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कोन की वॉल्यूम बतानी है, कोन की वॉल्यूम में कोन का रेडियस भी चाहिए, कोन की हाइट भी चाहिए, तो पहले मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, और फिर जो गिवन है उसका एक रिलेशन बना लो। इन ट्राइंगल AOB, इतना तो हमें आता है, इन ट्राइंगल AOB हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लो, अब OB कितना? कैपिटल R स्क्वायर है, OA H स्क्वायर है प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया? स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख ली, ये लो इक्वेशन 1, काम आएगी आगे चल के काम आएगी। गिवन को यूज कर लिया, सीधा आ जाओ जो मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो याद है, वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले सिंबल असाइन कर दो यहां पे, V इज इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, कोन का रेडियस लेना आपको, स्मॉल r स्क्वायर, और हाइट ऑफ कोन विच इज कैपिटल R प्लस स्मॉल h। ये अब अगर मैं बात करूं, क्या इसमें मैं स्टेप्स लगा सकता हूं? क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लग जाएगा? आप देखो ध्यान से, यहां पे स्मॉल r और स्मॉल h दो वेरिएबल है,
मैं तब तक डेरिवेटिव करना स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक ये सिंगल वेरिएबल में ना हो। अच्छा, कैपिटल आर तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, उसको हम यूज करेंगे। ये मैंने बना दिया पाई बाय 3 हो गया। ये ले लिया मैंने आर स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ये आर प्लस एच तो अपनी जगह पे है ही। अच्छा, जैसे ही कोई वैल्यू यूज करते हो बताओगे भी तो सही कि वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, इसको अगर और ढंग से अगर मैं लिखना चाहूं, इसको और अगर ढंग से लिखना चाहूं, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या होता है, आर प्लस एच और आर माइनस एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस एच और आर माइनस एच। तो यहां पे ये मुझे क्या मिल गया, आर माइनस एच तो एक ही बार, लेकिन आर प्लस एच कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं बताओ, बोलो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कभी हम डेरिवेटिव नहीं करते, वो गिवन था मेरे पास। तो अब मैं एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर कर रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन तो मेरा बन गया एच में, तो पाई बाय 3 कांस्टेंट है, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा आर माइनस एच, इसका डेरिवेटिव किया तो 2 इंटू आर प्लस एच पावर 1, और आर प्लस एच का करोगे चेन रूल से तो 0 प्लस 1 लिख के बस छोड़ देता हूं ऐसे, प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा, और इसका कितना हो गया माइनस में 1। कैसे हो गया देखो ना, आर का 0 एच का 1, माइनस 1 बचा वहां पे। डीवी बाई डी एच, आप देखो इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसमें, आर प्लस एच एक बार कॉमन आ रहा है, आर प्लस एच एक बार कॉमन आ गया तो बचा क्या अंदर, इधर का आर प्लस एच गया तो ये हो गया 2r माइनस में 2h, देखो ना यहाँ पे 2 बचा था, 2r माइनस में 2h, इधर से एक r प्लस एच चला गया तो यहाँ पे एक r प्लस एच बचा, बीच में माइनस है ना, तो माइनस, ये माइनस r प्लस एच क्या बन जाएगा, माइनस r माइनस एच ऐसे। फिर dv बाई डी एच क्या होगा, पाई बाय 3, यहां पे r प्लस एच, 2r माइनस आर कैपिटल R माइनस 2h माइनस h माइनस 3h। लो बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दी। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बहुत ही आराम से प्रोडक्ट रूल लगाते हुए, h के रिस्पेक्ट में जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई करके ये मेरे पास एक बार डेरिवेटिव करके जो वैल्यू आती है वो आ गई। नेक्स्ट पेज पे इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, dv बाई डी एच को 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू क्या थी, पाई बाय 3 था, r प्लस एच और r माइनस में 3h, 0 के इक्वल रखा। पाई बाय 3 कॉन्स्टेंट है, कैन नॉट बी 0, r प्लस एच 0 लिया अगर मैंने, एक बार r प्लस एच 0 हो सकता है, इधर से r माइनस 3h भी 0 हो सकता है, यहां से r की वैल्यू मेरी माइनस h आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। यार रेडियस ऑफ स्फीयर उसकी हाइट के नेगेटिव थोड़ी हो सकता है ना, ये तो डायमेंशंस है, डायमेंशंस नेगेटिव थोड़ी होगी, तो इसको थोड़ा और प्रॉपरली r बना के लिख देता हूं, r कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस एच। यहां पे r की वैल्यू 3h आ गई, जिसको मैं बोल सकता हूं कि h की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल R बाय 3, ये आ गया। देखो डिफरेंशिएट कर चुका हूं मैं एक बार, 0 के इक्वल एक बार रख चुका हूं, मुझे जो प्रूव करना है वो इस स्टेप से ऑब्टेन करके फिर हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। और प्रूफ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ कॉन देखो यहां पर है, जो अच्छी फॉर्म है वो ये है, इसको उठाओ, कंसिडर करते हैं। यहां पे हमने कंसिडर किया वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वॉल्यूम ऑफ कॉन आपके पास क्या है, पाई अप बाय 3 r प्लस एच का होल स्क्वायर था आपके पास, और r माइनस एच था, h की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कैपिटल R बाय 3 वो रखनी शुरू की, रखो यहां पे h की तरह, h की जगह क्या रखा, r बाय 3, इसका होल स्क्वायर, r माइनस r बाय 3, पाई बाय 3 है, यहां पे थोड़ा सा बढ़ाए आप कैलकुलेशन, एलसीएम लो, 3r प्लस r, 3r प्लस r 4r, 4r अपॉन 3, 4r अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16r स्क्वायर बाय 9, थोड़ा सा तो बचाओ अब जगह, यहां पे एलसीएम लो, 3r माइनस r 2r बाय 3। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे ना, जो प्रूव करना था वो 8/27 बाहर चाहिए। देखो ये जो बन रहा है 16 इंटू 2 बन रहा है 32,
जिसमें से 8 बाहर ले गया तो 4 अंदर रह गया। ये 9 इंटू 3 27 बाहर आ गया, तो इसका एक 3 अंदर रह गया। जरा ध्यान से देखो ना भाई, 16 में से मान के चलो मैंने 8 बाहर रख लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 2 4 रह गया, 3 इंटू 9 27 बाहर चला गया, तो यहाँ पे 3 रह गया। क्योंकि क्वेश्चन में 8/27 का फैक्टर चाहिए ना आपको, ये वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो रही है ना। अब बचा क्या, पाई और आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया। बच्चों ये क्या होता है, ये क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या हो गया ये 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, जब प्रूव हो जाए तो ज्यादा खुश मत हुआ करो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, मैक्सिमाइज भी तो करना है ना। स्टेप 3 तो अभी रहता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो डिफरेंशिएट करेंगे अब हम 2 को विद रिस्पेक्ट टू h अगेन। अच्छा 2 मैं किसको मार्क करके आया था, आपको दिखा दूं, एक बार डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, उसको मैंने 2 मार्क कर दिया था। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे ऐसे कि d/dh मुझे करना है, क्योंकि पेज हमने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है तो पूरा लिख देता हूँ। मुझे d/dh यहाँ पे किसका करना है, π/3 r प्लस h, और यहाँ पे क्या था r माइनस में 3h, ऐसे है, ऐसी सिचुएशन है। तो ये तो बन गया d² v dh², ऐसे। यहाँ पे π/3 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया, कर दो डायरेक्टली, r प्लस h ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे r का 0 और इसका हो जाएगा -3, ठीक है। फिर r माइनस 3h को ऐसे ही रखा, r प्लस h का कितना हो जाएगा, r प्लस h का ये h है यार, ठीक है, ये h है, तो इसका हो जाएगा 1। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, -3 से मल्टीप्लाई किया, -3r माइनस में 3h, ये हो गया r माइनस में 3h, ठीक है। यहाँ पे π/3 ये कितना आ गया, ये -2r माइनस में 6h आ गया। मैंने आपको बोला सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे -2r -3r प्लस r -2r हो गया, -3h -3h -6h हो गया। अब देखो कोई r की वैल्यू h की वैल्यू निकाल चुके हो आप, निकाल चुके हो, h की वैल्यू r/3, h की वैल्यू r/3 -2r, यहाँ पे वैल्यू आई r/3, कहाँ से आई वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। 2 तक तो आप मार्क कर चुके हो ना, इसको इक्वेशन 3 ले लो, ठीक है। अब π/3 कितना हो गया, -2r, और ये भी हो गया -2r, ओवरऑल कितना बन गया, -4πr/3, जिसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, 4πr और 3 ये सब पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, कौन की वॉल्यूम मैक्सिमम है बच्चों, बोलो, क्लियर हुआ, कौन की वॉल्यूम मैक्सिमम है और कौन की वॉल्यूम 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है। आपका 23rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों का जनरली ये डाउट ही होता है, आप एक बार रिवाइज करो और 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि पेपर में बिना सोचे आप लगातार कर दो इसको, क्वेश्चन को, है ना। अच्छा 2 क्वेश्चन और है हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल के, 2 क्वेश्चन लेक्चर में और कवर करते हैं, फिर एक सिंपल क्वेश्चन लेक्चर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैं करवाता हूं आपको आगे, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल आपको कोन का जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है, गिवन स्लांट हाइट है, इज tan इनवर्स √2। अच्छा फिर वही हिसाब किताब, इसमें कॉमा नहीं लगाता, सेमी वर्टिकल एंगल, यहां कॉमा लगा दो और यहां कॉमा लगा दो, तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो मतलब सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। फिगर बना सकते हो, बना लो, और वो 3 चीजें इंटरप्रेट कर लो। सिर्फ कोन की बात हो रही है यहाँ पे, ये सेमी वर्टिकल एंगल, देखो वर्टिकल एंगल तो पूरा होगा ना, सेमी मतलब उसका आधा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, बहुत ही क्लियरली गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है आपको। स्लांट हाइट का सिंबल क्या होता है, मैंने एल ले लिया। टू प्रूव क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, अल्फा लिया मैंने, tan इनवर्स √2, थीटा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैक्सिमाइज क्या करना है बताओ, मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन।
अब देखो कोन की वॉल्यूम निकालनी है तो रेडियस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, तो ये तो स्लांट हाइट उसने गिवन मेंशन कर दी है ना। ये इसको एक काम करते हैं, इसको ढंग से L लिख दिया, ये H हो गया, ये R हो गया। तो R और H मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से कि लेट रेडियस एंड हाइट, let radius and height of cone B R and H respectively, ये हमने लेट किया। फिर जो गिवन होता है उसको यूज करो। गिवन कैसे करेंगे भाई, आपको दिख ही रहा है एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, स्लांट हाइट का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं किसी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं यहां पे, तो मैं इसमें h की वैल्यू निकाल के रख रहा हूं। अच्छा, निकालने का तो आप बोलोगे r की भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, आगे की कंडीशन आपको एक्चुअली जज करवाती है, मैं अभी आपको दिखाता हूं उसमें। तो गिवन में जैसे मैंने तो प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो मुझे पता है h निकालने से बेनिफिट होगा। आपको मैं अभी बताता हूं कि मैंने r क्यों नहीं निकाला, आगे देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, सीधा उस पर आगे जो मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन v कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर और h। तो v इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहां पे लिया 1/3 पाई, मैंने यहां पे क्या किया r स्क्वायर की वैल्यू निकाली, हाँ सारी बात खराब हो गई, r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब मैं बता रहा था ना कि भाई मेरे को तो जैसे पता था, पर पता है मुझे गलती हो गई यहाँ पे कि r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। रीजन देता हूं तुम्हें, ये चीज देखो, मतलब तुम्हें डायरेक्टली दिख ही गई कि कैसे निकाले। देखो यहां पे अगर मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, देखना बच्चों, यहां पे ऐसे, तो यहां पे h बचा। तो अब इसमें तुम वेरिएबल काउंट करना कितने हैं, h और l में l तो गिवन है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे सिर्फ h एक बहुत ही नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको देके जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या करा था यहाँ पे, वो जो गलत मैं जो आपको समझाना चाह रहा था और मैंने खुद ही गलत ली वैल्यू, मैं यहाँ पे अगर h की वैल्यू निकालता, ऐसे h स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे देखना h की वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, होता यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल, पर रूट के लिए फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ती। यहाँ पे आर स्क्वायर था, मैंने डायरेक्ट ही एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रख दिया, स्क्वायरिंग नहीं करनी, स्क्वायर रूट नहीं आया तो स्क्वायरिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो ये बेनिफिट होता है थोड़ा सा, वही कि आगे के सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू निकालनी है, या तो फिर आप ना इसके लिए जगह छोड़ दिया करो, एक दो लाइनें छोड़ दिया करो, और वहां पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 मार्क कर दिया करो, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस कर ही लोगे तो दिक्कत ही नहीं है। पीछे से मल्टीप्लाई किया एल स्क्वायर एच माइनस में एच क्यूब, छोटा क्वेश्चन है। कैसे छोटा क्वेश्चन है, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एल तो मेरे पास गिवन है, तो मैंने यहां पे क्या किया dv बाई डी एच। अच्छा, आपको लिखना होता है बच्चों पहले मैं भी लिख ही देता हूं, ये आदत नहीं छोड़नी कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये तो बताओगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। तो हमारे पास dv बाई डी एच कितना होगा, π/3 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। यहां पे एल स्क्वायर कांस्टेंट, एच का हो गया 1 और एच क्यूब का कितना हो गया 3h स्क्वायर। रख दो इसको 0 अगले स्टेप में, चलो अगले स्टेप में 0 के इक्वल रखते हैं। पहले dv बाई डी एच को पीछे से हमने कैरी किया, तो वो आ गया π/3, वैल्यू आ रही है एल स्क्वायर माइनस में 3h का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो नाउ हमें पता है कि डेरिवेटिव करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 0 के इक्वल रखना है। लो रख दिया 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा π/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, π/3 कैन नॉट बी 0, तो बचा क्या एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, मान गए। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3h स्क्वायर आ गई। जो भी प्रूव करना है यहां से करके आगे बढ़ेंगे, मुझे tan इनवर्स √2 प्रूव करना है, √2 कहीं पे इन्वॉल्व होना चाहिए, ये 3 से काम नहीं चलेगा। तो एल स्क्वायर की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर स्लांट हाइट है, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, लो अब आपको दिखनी शुरू हो गई वैल्यू, एच स्क्वायर उधर चला गया माइनस में, कर ही देता हूं, कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा, डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि आर स्क्वायर की वैल्यू 2h स्क्वायर आ गई, और आर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2h स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर रूट 2 आपको दिखना शुरू हो गया। और इसके बाद यही बना देता हूं मैं, यहां पे ये अल्फा है, ये आपका h था, ये आपका r है, ये l है।
आपको क्वेश्चन में tan अल्फा चाहिए, tan इनवर्स रूट 2। कंसिडर करो tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? स्मॉल r रेडियस, और बेस कितना है? h। r की वैल्यू देखो रूट 2h निकाली तुमने, यूज कर लो। आप यहाँ पे r की वैल्यू रूट 2h यूज कर लो, h से h कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा कितना है? रूट 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स रूट 2, हेंस प्रूव्ड। रुकना नहीं है, क्या नहीं करना आप। इक्वेशन नंबर 2 डिफरेंशिएट करो 2 विद रिस्पेक्ट टू h, क्या कहते हो? तो डी स्क्वायर वी डी एच स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, पाई बाय 3 कांस्टेंट है, एल स्क्वायर का 0 हो गया, -3 h स्क्वायर का 2h हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस में 2 पाई h, और डबल डेरिवेटिव वॉल्यूम का नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम इज, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो आप बोल दोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। समझे? एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको सेमी वर्टिकल एंगल का, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फंक्शन की वैल्यू, मतलब कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, कौन सी रखनी है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आपको लगेगा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। सेमी वर्टिकल एंगल फिर से कौन का निकालना है, लेकिन गिवन और जो टू प्रूव है उसमें थोड़ा सा देखो। गिवन पिछली बार स्लांट हाइट था, इस बार सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम इस बार भी मैक्सिमम करनी है, और सेमी वर्टिकल एंगल के बाद वो ही मैंने कॉमा लगा के लिख दिया ऐसे। सिंपल कोन की बात कर रहा है ना, तो ये वही r हो गया, ये h हो गया, ये l हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया। तीन चीजें फटाफट लिख दो। गिवन इस बार सरफेस एरिया गिवन है। टू प्रूव सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। मैंने क्या किया, स्पीड में लिख दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में यही था। रेडियस क्या लिया, स्मॉल r, हाइट क्या ली, h, स्लांट हाइट भी खुद ही लेनी पड़ी इस बार, स्लांट हाइट भी खुद ही ले रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी दिया है। अब बात करो गिवन से। गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है भाई। सरफेस एरिया जब सिर्फ लिखा हो ना सरफेस एरिया, तो हम टोटल सरफेस एरिया अज्यूम करके चलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अच्छा, इसको S सिंबल दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। फॉर्मूले तो याद करोगे, एक बार बैठ के लिस्ट रिवाइज कर लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे बहुत ही बड़ी टेंशन, हमें बहुत ही बड़ी टेंशन कि मैं R की वैल्यू निकालूं या L की वैल्यू निकालूं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। पहला क्वेश्चन है जिसमें ये वैल्यू आई, आप देखो R दो बार आपको दिख रहा है, इस वाली टर्म में भी, इस वाली टर्म में भी, और L एक ही बार है। तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे जो एक बार होता है, जो आपका एक बार होता है, ठीक है। तो आप L की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, S माइनस में पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को इधर भेजा, और S माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर एल निकाल लिया, इक्वेशन 1। आपको दोबारा बोल रहा हूं मैं, आप उसकी वैल्यू निकालो, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो जो आपको फंक्शन में एक बार दिख रहा है। R दोनों टर्म्स में है, L एक बार था, L की वैल्यू निकलेगी आसानी से। फिर सरफेस एरिया को यूज किया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अदर। आप सीधा आ जाओ जिसे मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन आप सब जानते हो, V क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हमने यहां पे सिंबल असाइन करा 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर को अगर मैं आर स्क्वायर रखूं और h की जगह ले लूं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर आपका ये होता है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर।
क्या बेनिफिट होगा इसका? h की वैल्यू क्यों रख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि l की वैल्यू अगर मैं ये रखूंगा तो l किस में है, स्मॉल r में, और s में, s तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, तो यहाँ पे r, यहाँ पे r और यहाँ पे r, तो सिर्फ r ही दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे ना तो उसमें क्या होगा, r भी होगा h भी होगा, दो वेरिएबल रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इसमें कि आप h की वैल्यू रखोगे। कहाँ से आई? नहीं, ये तो कहीं से नहीं आई, ये तो हमने जनरल रखा है, बस हम l की वैल्यू रखेंगे तो देखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर बाय 3। अब मैं अंडर रूट, या एक काम कर रहा हूँ मैं अंडर रूट को पहले अवॉइड कर रहा हूँ जैसे हम करते आ रहे हैं, मैंने स्क्वेयरिंग कर दी। अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बेनिफिट होने वाला है, अंडर रूट हटेगा, यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r4, और ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर हमने क्या सीखा हुआ है कि वी स्क्वायर का z ले लेंगे, लेट z इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो देयरफॉर z की वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर r4/9, पाई स्क्वायर r4/9, r4 मतलब r रेस्ट टू पावर 4, ये पाई रेस्ट टू मतलब पाई स्क्वायर हो गया। l की ये वैल्यू, ये छोटी सी प्यारी सी वैल्यू l की उठा के आप यहां रख दोगे, s माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई r हो गया, यहाँ पे स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। कहाँ से आई वैल्यू? अरे भाई इक्वेशन 1 से हो तो रखी है बात कि जब वैल्यू रखोगे तो बता देना वैल्यू कहाँ से आई। इसको डेरिवेटिव करना आसान नहीं है, सिंप्लीफाई करो पहले सिंप्लीफिकेशन। एक फंक्शन में आ चुका है ये वैसे, मतलब वेरिएबल में, पर सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इतना तो समझ जाओगे ना यार कि ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो ऊपर तो सेम ही आएगा, ऊपर तो आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4। अरे भाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, यहाँ पे अपॉन में 1 है ना, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो आपका पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं ना आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, करके मत दिखाना पेपर में, कैंसिल मत करना, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बाय 9, सिर्फ बाहर तो यही बचा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर बच गया बस, और 9 बचा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये सिचुएशन है। और माइनस का पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4 तो पड़ा ही हुआ है, ये मैंने खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो सेम है ही। क्या बेनिफिट हुआ, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, ये देख लो आपका ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। लो अब ये बच गया सिर्फ, इसको मैं पीछे लेके जाऊं मतलब नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो z अब आपके पास क्या है, आर स्क्वायर बाय 9 तो पहले से था ही, यहां पे था s का स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर। अच्छा लास्ट 1/9 को बाहर रखा, ये हो गया s का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेस्ट टू पावर 4। मैंने अंदर मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ताकि प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, अदरवाइज r बाहर है अंदर भी r है तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे। अभी नॉर्मली करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, अब जाके पहला स्टेप स्टार्ट हुआ है बच्चों। तो dz बाई डी आर, dz बाई डी आर 1/9 ऐसे ही रखा, s स्क्वायर को ऐसे रखा, r स्क्वायर का हो गया 2r, आर स्क्वायर का हो गया 2r माइनस 2s पाई ऐसे रखा, इसका हो गया 4r क्यूब। डायरेक्टली मैं तो जीरो के इक्वल रख रहा हूं इसको, ठीक है, या एक स्टेप चल और इजी कर लेते हैं, 2s स्क्वायर r माइनस हो गया 8s पाई r क्यूब। चलो इतना तो हम कर लेते हैं, 8s पाई, तो इसको जीरो के इक्वल रखा, dz बाई डी आर को जीरो के इक्वल रखा, तो 1/9 2s स्क्वायर r माइनस 8 टाइम्स s पाई r क्यूब इक्वल टू 0। 1/9 कैन नॉट बी 0, आप ये कह सकते हो 2s स्क्वायर r इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, एक मिनट, ठीक है,
ये एक काम करते हैं, इसको उधर नहीं भेजते, 2s² माइनस 8s पाई, क्योंकि ऐसे ना कैंसिलेशन अलाउड नहीं होती, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 2sr कॉमन आता हुआ दिखा, यहाँ पे s बचा, यहाँ पे s बचने के बाद यहाँ पे 2 गया तो 4s गया, तो पाई r² बचा ऐसे। अच्छा, इसमें फिर वही वाली कहानी कि 2 कैन नॉट बी 0, s कैन नॉट बी 0, क्योंकि सरफेस एरिया रेडियस कैन नॉट बी 0 है ना, s कैन नॉट बी 0, r कैन नॉट बी 0, तो देयरफॉर 0 है क्या, s माइनस 4r² इक्वल टू 0। चलो देखते आगे, तो s इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई r²। मुझे यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है, सरफेस एरिया प्रूव नहीं करना। सरफेस एरिया की ओरिजिनल वैल्यू उठाओ जो थी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई RL प्लस पाई r², पहले पेज पे देख सकते हो आप, और वैसे भी पता होगा सरफेस एरिया आपको। पाई r² इधर चला गया माइनस में, पाई RL कितना हो गया, 3 पाई r²। अब कुछ चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस माइनस करके नहीं दिखा रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। पाई से पाई कैंसिल हुआ, r से r गया, तो l की वैल्यू 3r आ गई। कंसिडर किया इस बार मैंने साइन अल्फा, साइन अल्फा की रेशो होती है p अपॉन मैच। क्यों लिया साइन अल्फा, क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/3 चाहिए था, और साइन अल्फा क्या दिखेगा आपको, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, r अपॉन l, रेशो क्या बनेगी r/l। तो यहां पर r को r रखा, l की वैल्यू कितनी है 3r, कैंसिल हो गया 1/3 आ गया। कोई डाउट, साइन इनवर्स 1/3, लो बच्चों आ गया साइन इनवर्स 1/3, समझ आया, खत्म नहीं हुआ पर क्लास खत्म होने वाली है बस अब, ठीक है। डिफरेंशिएट अगेन किसको, एक बार डिफरेंशिएट करने वाले के बाद मैंने इस स्टेप को 2 ले लिया, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू r, करूं d² z, इसी पेज पे तो डायरेक्टली करते हैं, d² z dr² 1/9 को ऐसे रखा, 2s², देखो बच्चों ध्यान से देखो ना, 1/9 को ऐसे रखा, 2s² ऐसे ही, r का हो गया 1, r का हो गया 1, माइनस में 8s पाई, और r³ का कितना हो गया 3r²। आगे अब क्या करो तुम, कॉमन ले लो वैल्यू, मुझे दिख रहा है 2s कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक s बचा, 2s कॉमन आ गया तो यहाँ s बचा, अगर यहाँ से 2s चला गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2s गया तो 4 पाई इंटू 3r², 12 पाई r², इतनी सॉल्विंग कर लेना। अब या तो आप s की पुरानी वैल्यू देखो, पाई r² प्लस पाई RL, या फिर बीच में एक s की वैल्यू आ चुकी है, हर बार ऐसे ही हो रहा है ना कि बीच में एक वैल्यू मिल जाती है आपको। इसको मैंने इक्वेशन 3 मार्क कर दिया, और s की वैल्यू 4 पाई r² यहां से उठा ली। हमेशा बीच में ऐसे कैलकुलेटेड वैल्यू आपको एक मिल जाएगी, और जहां वैल्यू उठाओ उसको मार्क कर दो कि भाई इक्वेशन 3 से लिया मैंने ये, तो ठीक है। और ये कितना हो गया 2s/9 माइनस में 8 पाई r², ओवरऑल इज माइनस 16s9 पाई r², ठीक है, विच इज लेस देन 0, तो z इज मैक्सिमम, नेगेटिव आया ना, z इज मैक्सिमम, इंप्लाइज v² इज मैक्सिमम, क्योंकि z आपका v² था, और किसी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वह क्वांटिटी इटसेल्फ इज आल्सो मैक्सिमम। तीसरी बार हम ये कॉन्सेप्ट को यूज कर चुके हैं। बोलो बच्चों समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा के, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस ढंग से 2 बार करनी पड़ती है, आपको कई बार बता चुका मैं कि स्पीड में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, सोचना ना पड़े पेपर में, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको कहता है 2 वर्टिकल पोल्स हैं, खत्म करते हैं। ए और बी पॉइंट पे 2 वर्टिकल पोल्स हैं, एपी और बीक्यू दोनों की लेंथ दे दी, बीच का डिस्टेंस दे दिया, कह रहा है फिर एक आर पॉइंट ए बी पे बताओ सच दैट rp² प्लस rq² इज मिनिमम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैंने क्या किया, पहले फिगर बनाता हूं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ए बी, ए पी, हाँ एपी एक वर्टिकल पोल है, बीक्यू एक वर्टिकल पोल है, एपी की वैल्यू 16, बीक्यू की वैल्यू 22, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है ए बी 20 है, ए बी आपका 20 है, और कह रहा है ए बी पे एक पॉइंट ले लो आर, सच दैट कह रहा rp² प्लस rq² मिनिमम होना चाहिए। अरे यार बहुत सिंपल है, इसमें गिवन टू प्रूफ लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो हमने देखो ना इन ट्राइंगल एपीआर लगाया, एपीआर, उसमें आपको RQ का स्क्वायर क्या दिख रहा है, देखो लॉजिक लगाओ, अगर ये पूरा 20 है, ये पूरा
20 है, तो अगर ये x ले रहा हूं मैं तो ये कितना होगा 20 माइनस एक्स, है ना, इतना तो हम सोच ही लेते हैं। तो आर पी का स्क्वायर, पाइथागोरस से लगा रहा हूं, आर पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो आर पी स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, आर पी स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, ए पी कितना है 16 का स्क्वायर और ए आर कितना है एक्स का स्क्वायर। चलो दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल मुझे क्या दिख रहा है, हमने लिया ए पी आर, है ना, तो अब ले लेते हैं बी क्यू आर। बी क्यू आर, इसमें पाइथागोरस लगाई, आर क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी क्यू के स्क्वायर प्लस आर बी के स्क्वायर के। अच्छा, आर क्यू स्क्वायर की तो वैल्यू मुझे चाहिए, बी क्यू कितना है 22 और ये कितना है 20 माइनस एक्स। क्वेश्चन में ना जो मुझे मिनिमम प्रूव करना है वो दिया है, पढ़ो ध्यान से, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो मैंने ना z ले लिया, इसको आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मैंने z ले लिया और देखा आर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 का स्क्वायर, ये हो गया 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये z ले लिया, सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसको एक सिंगल वेरिएबल में ही है। z मेरे पास कितना है 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कितना हो गया 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। रीजन क्या फायदा होगा, सिंप्लीफाई नहीं करा, 16 का स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, 22 का स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया, यहां पे आ गया 220 माइनस में x और फिर -1। क्लियर, इसको 0 के इक्वल रख दिया, मैंने क्या कहा था एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल रख दो, तो यहां पे आ गया 2x माइनस में 2 20 माइनस में x इक्वल टू 0। सॉल्व किया 2x माइनस 40 प्लस 2x इक्वल टू 0, 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 मीटर आ गई। तो आपसे ना यही पूछा था कि r का कितना डिस्टेंस होगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट r ऑन AB सो दैट फ्रॉम द पॉइंट A, है ना। तो आपका r का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A x था, तो वो 10 मीटर आपने निकाल लिया सो दैट ये मिनिमम हो। तो भाई इसको डिफरेंशिएट दोबारा कर देते हैं, मतलब ये तो इक्वेशन 1 ही है इस बार, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो जरा क्या आ रहा है डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, 2x का तो 2 हो गया, 2x का तो 2 हो गया, है ना। अब ये -2 को मैंने बाहर रखा हुआ है और 20 माइनस एक्स का कितना हो गया 20 का 0 माइनस एक्स का -1 माइनस एक्स का -1, तो ओवरऑल कितना आ गया 4 आ गया। ओवरऑल वैल्यू 4 आ गई, जो पॉजिटिव आ गई, तो आप क्या बोल दोगे z इज मिनिमम। बच्चों काफी क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए, कुछ क्वेश्चन और है अभी कवर करने लायक, ठीक है। तो आपको पता है लेक्चर थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंथी थे। एक लेक्चर और बनाते हैं इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का, ठीक है, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। इसको आप रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।